हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल आप लोगों ने किए थे सेक्शन 124, 125, 126, 127। 24 में तुम्हारे लिए सिर्फ डेफिनेशन देखने लायक थी। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी सिर्फ दो सेक्शंस में सिमटा हुआ है। 24 ने मुझे डेफिनेशन दी और 25 ने मुझे राइट्स दे इंडेमनिटी होल्डर के, जब उसके ऊपर केस फाइल हो रहा है। पहले डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन में लॉस के कारण क्या क्या बताए गए। पर्सन, लॉस कॉज्ड बाय द ये रही। कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, हाँ के ना? जी सर। अब उसके अलावा अगर एक्ट ऑफ गॉड है या फिर लॉस का कारण एक्सीडेंट है, ये दोनों डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ये माने जाते हैं? यस। कारण केस लॉज, और हम इंग्लिश लॉ को बेस मान के चलते हैं। हमारी कोर्ट जो जजमेंट देती है वो किसके बेसिस पर देती है? इंग्लिश लॉ पे। ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई डेफिनेशन की। उसके बाद मैंने स्कोप किसका डिस्कस किया था कि लॉस जब होगा तो उससे क्या होगा। सर, परफॉर्मेंस कंटिंजेंट होती है किस कॉन्ट्रैक्ट में? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में। और जैसे ही लॉस सर्टेन होगा परफॉर्मेंस अराइज हो जाएगी किसकी? इंडेमनी फायर की, हाँ या ना? उसमें तीन ऑप्शंस दे देते तुम्हें, कौन कौन सी? लॉस अराइज हुआ, दूसरी उसे स्यू किया गया, तीसरा तीसरा हाँ जी, जब वो खुद लॉस पे करता है। सर, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन सही है, जितनी मर्जी बना लीजिए। कौन सी? जब लॉस सर्टेन हुआ उसी समय इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कोई लॉस ही नहीं हुआ तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। ये कहानी खत्म। डेफिनेशन हुई और लॉस से कंटिजेंसी खत्म हो गई। उसके बाद 125 आया। 125 में तुम्हें राइट बताया इंडेमनिटी होल्डर के, जब उसे स्यू किया गया। कौन कौन से राइट थे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, damages some paid as compromise, and then cost of suit. कंपल्शन किस किस में था? डैमेजेस में कंपल्शन है, यस। सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज में कंपल्शन है, नो। कॉस्ट ऑफ सूट में है, यस। तो हमारा डीएससी हो गया। क्या यही राइट है कि जब उसे केस में जाना पड़ेगा? नो सर। जब लॉस अराइज होता है। ये लाइन ना बच्चे लिख के आनी है अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमने ये लाइन लिखनी है। आपसे पूछा यही जाएगा, जरा ध्यान देना। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड? सर, देखने में तो लगता है एज इट इज। क्या पूछ रहा मुझसे? सेक्शन 125। बच्चा बेयर एक्ट लिख भी देता है जो हमने क्लास में याद किया, लेकिन साथ में नीचे एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखना है कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उसका एक और अधिकार है कि जैसे ही लॉस होता है वो किसको कॉल करे? इंडेमनीफायर को, और उसको बोले कि भाई साहब मेरे लॉस की भरपाई कर दो। कहानी खत्म। पूरे मार्क्स के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। अब आते 126 और 27 पर। 26 में क्या था? गारंटी। गारंटी में क्या था सर? एक पर्सन दूसरे के डेट की या प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, डेट की पेमेंट की या प्रॉमिस को परफॉर्म करने की गारंटी। दो चीजों से बेयर एक्ट भी इन दो चीजों को मिलाकर बना। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन प्रॉमिसेस टू आइदर perform the promise or discharge the debt of a third person in case of his default. अगर उसका डिफॉल्ट हुआ भाई साहब तो मैं पे कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आसान। अब उसके बाद इन दोनों में जरा डिफरेंस देखते हैं। ए ने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे लाल? जल्दी से जल्दी जल्दी। इंडेमनिटी का है ना? तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। कल को बी के साथ झगड़ा हुआ या गाड़ी का कोई नुकसान हुआ, जैसे भी लॉस हुआ, ये पहला केस। दूसरा केस श्योरिटी, देन प्रिंसिपल, डेटर, देन क्रेडिटर। जिन बच्चों ने पास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया उनको मैं बता दूं, क्रेडिटर मतलब बैंक जिसने लोन दिया, प्रिंसिपल डेटर जिसको लोन दिया गया, जिसने पैसे देने हैं वो कौन होता है? डेटर। जिसने पैसे लेने हैं वो कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर। सही है? तो सर, प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया, बदले में श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दे दी, हाँ कि ना?
अब 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट लोन का, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके कारण बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म हुआ। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड है, इसमें कोई पेपर वेपर साइन वगैरह नहीं होते हैं जनरली। अब सर इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ऑब्जेक्टिव में कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 1 नंबर जब जाता है तो मुझे बहुत चलता है कि बिल्कुल बेसिक है। देखिए, क्या क्रेडिटर कल को अगर लोन की पेमेंट नहीं होती प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, हाँ कि ना? यस। क्या क्रेडिटर श्योरिटी को स्यू कर सकता है? यस। इंडेमनिटी के केस में देखें, क्या बी ए को स्यू कर सकता है? यस। क्या बी इंश्योरेंस कंपनी को स्यू कर सकता है? यस यस यस। जिन बच्चों का आंसर नो था सर, मैंने बताया था एक्सेप्शन का कारण क्या था? बेनिफिशियरी। क्या कारण था? बेनिफिशियरी। वैसे तो क्या रूल है सर? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। लेकिन सर इंश्योरेंस कंपनी ने जब इंश्योरेंस की तो बी के फेवर में क्या क्रिएट हो गया? एक बेनिफिट। तो क्या ये स्यू कर सकता है? यस। तो सर बी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर के, ये बेटा रिसेंटली ना एमसीक्यू आ चुका है। उसमें पार्टीज बनाई गई, कहता ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर सी ने तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं तुझे कंपनसेट कर दूंगा। कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी? आंसर बोलो बेटा। यस। कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए? यस। ऑप्शंस में आया कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए, कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए और एज वेल एज बी, दोनों से कर सकता है। थर्ड नन ऑफ फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो बेटा ऑप्शन कौन से किससे रिकवर कर सकता है? दो। सी किससे रिकवर कर सकता है? ए से भी और बी से भी। क्या वो ए को डायरेक्टली स्यू कर सकता है? पॉइंट ये है बस डिस्कशन का, बाकी तुम्हें पता है। यस बिल्कुल कर सकता। अब इन दोनों में सर फर्क कैसे करेंगे? एक ही मेन फर्क है, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बच्चे, इसमें लायबिलिटी जो है वो कंटिंजेंट है, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। जो लायबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, बस ये फर्क है दोनों में। सही है। अब देखिए ना, ऊपर अगर कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी होगी किसी की? नो सर। यहां अगर नुकसान हो ना हो सर, लोन तो जा चुके हैं, तभी मेरी गारंटी आई है। तो जब भी आपको डाउट हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए किस चीज में, इंडेमनिटी का है कि गारंटी का, होगा 1-2 लाइंस का ही, उसमें ये देख लेना कि पहले लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। अब इसी एग्जांपल पर वापस आते हैं जो इंस्टीट्यूट देते हैं अपनी तरफ से। ए ने बी को कहा कि अगर सी ने तुझे स्यू किया, जो तूने उससे 5,000 ले रखे हैं, तो मैं तेरे लॉस को बियर कर लूंगा। क्या ऑलरेडी लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है? नो सर। सी को स्यू किया तो लायबिलिटी आएगी, नहीं किया तो लायबिलिटी नहीं आ रही। बात क्लियर है? चलिए अब 127 पर आते हैं सर। उसमें एक टॉपिक था पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही पास्ट में कंसिडरेशन का लेन देन हो चुका है उन दो लोगों के बीच। एग्जाम्पल के लिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मान लीजिए 10 तारीख को, कंसिडरेशन 10 से पहले दी जा चुकी है जिस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली ना, अगर मैं इस बात को प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम पास्ट में किसी पर्सन ने तुम्हारे साथ कुछ भला किया, आज उसको कंपनसेट कर रहे हो, नथिंग एल्स। इंग्लिश लॉ इसे नहीं मानता, इंडियन लॉ इसे एक्सेप्ट करता। एग्जांपल के लिए S1 S2, ठीक, S1 S2 को पढ़ाता रहा, क्लियर, पढ़ाता रहा, एग्जाम के बाद, एग्जाम तक पढ़ाया, एग्जाम के बाद रिजल्ट में अच्छे नंबर आ गए। S1 ने S2 को पढ़ाया था तो S2 ने यार प्रॉमिस कर दिया S1 को, क्योंकि आपने मुझे पास में पढ़ाया था तो भाई साहब मैं आपको एक गोल्ड की चेन गिफ्ट करूंगा, ठीक, ₹1,00,000 की आ जाएगी अप्रोक्स, सिंपल, हाँ कि ना? कह रहा भाई साहब लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कह रहा आजा, कुछ कुछ क्लासेस तो सुनी थी ना उसने भी, तो वह सब कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा S2 S1 को क्या दे रहा है? गोल्ड चेन।
बदले में वो क्या दे रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दे रहा है? नो, कुछ भी नहीं दे रहा। पास्ट में कुछ दे चुका है, यस, जो पढ़ा है। तो भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट में देखने में तो ये सिर्फ वन साइडेड कंसिडरेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वन साइडेड कंसिडरेशन है? नो, पास्ट में भलाई की जा चुकी है, इसको क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन। सर वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन गारंटी के केसेस में ये वैलिड नहीं है। गारंटी के केसेस में ये वैलिड नहीं है, याद रहेगा। अब दूसरा काम, तो सर कंसिडरेशन क्या मानी जाती है श्योरिटी के लिए? श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या आती बेटा? बेनिफिट गिवन टू प्रिंसिपल डेटर। अब जनरली जब आप एग्जांपल्स देखोगे तो आपको दो तरह से बेनिफिट दिखेगा। तुम्हारे कहने पर प्रिंसिपल डेटर को या तो लोन दे दिया या फिर उधार पर गुड्स दे दी, बेनिफिट हो गया प्रिंसिपल डेटर का, हाँ के ना? या तो उसे लोन मिल गया या उधार पर गुड्स मिल गई। और दूसरा, प्रॉमिस नॉट टू स्यू। जनरली एग्जांपल्स में तुम्हें यही चीजें देखने को मिलेंगी। उसको प्रॉमिस किया जाएगा कि हम इस प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करेंगे, साल के लिए ना करें, 2 साल के लिए ना करें। क्लियर टू ऑल? अब इसमें हम आगे रीडिंग का जो काम था छोटा सा, एसेंशियल्स हमने छोड़े थे बच्चे बाद में करने के लिए। अब आते हैं कंसिडरेशन फॉर गारंटी में क्या है बेटा? एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, किसके बेनिफिट के लिए? प्रिंसिपल। बेनिफिट किसका? प्रिंसिपल डेटर का। मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी टू प्रोवाइड द गारंटी। पास गारंटी जैसी कोई चीज हो, पास कंसिडरेशन जैसी कोई चीज होती है? नो। वैसे वैलिड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन कहां दिक्कत दे जाती है मुझे ये? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट में। किसने मना कर दिया? 127 ने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आते हैं लायबिलिटी किसकी? श्योरिटी की कितनी लायबिलिटी होगी? एग्जांपल सोच लो। सर बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को 10 लाख का लोन दिया। कितने का लोन दिया? 10 लाख। ये श्योरिटी भी आ गया। श्योरिटी की लायबिलिटी बताओ बेटा कितनी है? कल को अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा पे नहीं करता तो कितनी लायबिलिटी है? 10 लाख, हाँ कि ना? और मान लो इस 10 लाख पर इंटरेस्ट लग गया 1 लाख रुपए का, और 50,000 के चार्जेस भी लग गए, बाउंसिंग चार्जेस। अब बोलो बेटा श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी? 11.5 लाख। सिंपल वर्ड्स में, हाँ कि ना? तो यानी कि जितनी लायबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल डेटर। उतनी लायबिलिटी किसकी? कल को भाई साहब डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट था, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी निकली 0, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी 0। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं? हम साथ साथ हैं। सिंपल भाषा में क्या है? हम साथ साथ हैं। ये जो साथ साथ है इसको क्या बोला जाता है? को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव। ये बात मुझे किसने बताई? 128। किसने बताई? 128। इतनी सी लाइन लिख के चुप हो गया, कहता द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का क्या मतलब बेटा? अब ध्यान देना जरा। वो कहता है भाई साहब तू 10 लाख का लोन ले रहा है, तू लेता रहे, मैं मैक्सिमम 6 लाख की गारंटी दे सकता हूं। तो बेटा उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? लोन 3 लाख का निकला तो 3। क्लियर टू ऑल? उसके अलावा बेटा और छोटी छोटी बातें जो यहां पर ध्यान देने योग्य हैं। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इन बातों का मतलब पता है कि नहीं पता? अनलेस, जब तक, अदरवाइज किसी और तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। कितना आसान है। अब उसके बाद हेंस श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट? पीडी इज लायबल। इंटरेस्ट भी पे करेगा, डैमेजेस भी पे करेगा, कॉस्ट वगैरह भी पे करेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर को सर स्यू नहीं किया जा सकता तो श्योरिटी को भी स्यू नहीं किया जा सकता। क्या ये बात 100% सत्य है? यस और नो? अपने ज्ञान के बेसिस पर आंसर करते रहना। लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। तुम्हें आता है क्यों? बोलो सही है गलत? सही नहीं बच्चे, ये पार्टली ट्रू है। ये पार्टली ट्रू। नीचे देखो लिखा तो हुआ मेरे लाल, क्या एक्सेप्शन? श्योरिटी इज लायबल दो प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब श्योरिटी लायबल हो जाता है, प्रिंसिपल डेटर निकल लेता है। क्लियर है? कैसे कैसे कैसे? बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। ये जो ऊपर प्रिंसिपल डेटर है,
ये है मुनिया, मुनिया समझते हो, नन्ही सी मुनिया माइनर, मुन्ना या मुनिया के लिए इसने गारंटी दे दी बेटा। कल को क्या बैंक या क्रेडिटर इस प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है? नो सर, नॉट एट ऑल। क्यों? माइनर। अब फीलिंग मत लेना बच्चे, इसमें अपने दिमाग में पीछे जो तुम्हारे न्यूटन चलता है ना अलग से, जो क्लास में किए मोर देन एनफ है। सर अगर नेसेसिटीज का केस हो, टेस्टिंग किस टॉपिक की चल रही है? गारंटी। बच्चे उसमें पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट घुसा के बैठे, खेलते रहो फिर, कोई बात नहीं। वेयर देयर इज अ नवंबर देयर इज अ मे। तो बेटा क्रेडिटर ने क्या किया? मुनिया को लोन दे दिया। मुनिया को स्यू कर सकता है? नो। बच्चा कौन? इसके साथ खेल सकता है? बिल्कुल खेलेगा। क्लियर है? नाउ प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल बट श्योरिटी इज लायबल। हाँ कि ना? यस सर। उसके बाद यहां पर प्रिंसिपल डेटर से पैसे लेने थे किसने? क्रेडिटर ने। आगे क्या हुआ? अब एक डेट का लाइफ टाइम होता है जिसके दौरान तुम उसे स्यू कर सकते हो। कुछ याद होगा ऐसा? एग्जाम्पल के लिए आपने आज किसी पर्सन को उधार दिया, जरा इस टाइमिंग पर भी आ जाना। ए ने बी को, ए ने सी को, बी को बेची कैश गुड्स, सी को बेची क्रेडिट पर। क्रेडिट दिया 6 मंथ्स का। अब कैश पर गुड्स बेची है, पैसे कब ड्यू है बेटा? अभी। फीलिंग क्यों ले रहे हो बेटा? पैसे कब ड्यू है? अभी। तो सर इसके पास राइट है इसको स्यू करने का। अगर ये पैसे नहीं देता, कितने साल तक राइट रहता है? जनरली जनरली 3 साल। ये बातें मुझे कौन बताता है? लिमिटेशन एक्ट। वो हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। मान के चलते कितना है? 3 साल। इसको क्रेडिट दिया, इसको कितने समय के बाद स्यू करेगा? पहले तो ये बताओ। 6 महीने तो सर वेट करेंगे कि पहले ही पैसे मांगने लग जाएंगे? नो सर, क्रेडिट पीरियड दिया तो वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद फिर स्यू कर सकते हैं। यस। कितने समय के लिए? 3 साल। 3 साल तक तुम स्यू ना कर पाए, इसके लिए टोटल पीरियड कितना बना? 3 ईयर 6 मंथ। तुम 3 साल स्यू ना कर पाए, उसके बाद तुम उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। कारण टाइम बार्ड। सिमिलरली यहां पर भी ये क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड डेट। अब बेटा क्रेडिटर 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं, इसने पैसा नहीं दिया तो भाई साहब ये स्यू करने जा रहा था। कौन आया पीछे से? श्योरिटी। कहता प्लीज प्लीज मेरा दोस्त है, स्यू मत कीजिए, गारंटी मैं दे रहा हूं। कह रहा पैसे दे देगा 1 साल में। कह रहा अगर ना दिए, कह रहा कोई बात नहीं मैं पे करूंगा। कोई बात नहीं मैं पे करूंगा। कब गारंटी दी इसने? आफ्टर, जल्दी बोलो, आफ्टर 2 इयर्स। भाई साहब अब उधर 2 साल खत्म, कितने हो गए? 3 साल प्लस हो गए। अब बेटा क्या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है? जल्दी बोलो। नो। इसको स्यू कर सकता है? बल्ले हीरो बेटा। क्लियर है? कर सकता है कि नहीं? यस। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, लाइंस का फर्क है। अब क्रेडिटर, सॉरी श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। क्या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है? जल्दी बोलो हाँ कि ना। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं। नहीं कर सकता? क्यों? टाइम बाद डेट है यार, इसमें क्या फीलिंग की बात है? अब श्योरिटी गारंटी दे रहे कब? आफ्टर 3 इयर्स। हाँ जी, गारंटी वैलिड है। क्यों? 127 बेनिफिट गिवन टू प्रिंसिपल डेटर। भाई साहब 3 साल के बाद अगर आप गारंटी दे भी रहे हो, वो उसे स्यू वैसे ही नहीं कर सकता। तुम्हारे गारंटी देने से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कह रहा भाई साहब मैं तेरे लिए गारंटी दिया है। कह रहा उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो मुझे पहले स्यू कर सकता था? नहीं। अब स्यू कर सकता है? नहीं। तो अकेले ही उसको पैसे देने पे उतारू है तो मैं कुछ नहीं। ये गारंटी ही मेरे लाल वैलिड नहीं है। कारण इसका सेक्शन 127। अब ध्यान देना जरा वर्डिंग्स का हेर फेर। गारंटी गिवन फॉर, गारंटी गिवन फॉर अ टाइम बार्ड डेट इज
वैलिड और नॉट वैलिड? नॉट वैलिड. when a debt become time barred, surety can be sued. Though principal debtor cannot be sued. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 आसान था. हाँ क्या ना, टाइम बार्ड डेट के लिए गारंटी देना मतलब 3 साल के बाद गारंटी दे रहे हैं. डेट टाइम बार्ड बन गया मतलब 3 साल से पहले गारंटी दी थी, बाय चांस अब समय बीत चुका है. दोनों पॉइंट्स में फर्क क्लियर? चलें आगे. हाँ जी सर, माइनर के बिहाफ पे आप अगर गारंटी दे रहे हो, गारंटी वैलिड रहे. इसमें मैं बताता हूं, इसमें ना 2 व्यूज है. आपका कहना बिल्कुल सही है. कई बार तो कहते हैं, आइए मैं ये चर्चा करना नहीं चाहता था, आप लोगों ने करवा दी, अच्छी बात है, न्यूटन यहां पे जागा. अब सर बच्चे का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है. प्रिंसिपल डेटर और कौन है? क्रेडिटर. और कौन है? श्योरिटी. अब 128 का सहारा लिया जाता है. 128 ने क्या बोला था? हम साथ साथ हैं. द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. कह रहे यार ये मुनि है, अगर इसको स्यू नहीं कर सकते तो मुझे भी स्यू नहीं कर सकते, है कि नहीं? बात सही है, लॉजिकली करते हैं. अब कोर्ट्स में कुछ केसेस इस बात को भी मानते हैं, कुछ केसेस दूसरी बात को भी मानते हैं. हमने पेपर देने कहां जाना है? हमारे पेपर चेक होने के लिए किसके पास जाएंगे मेरे लाल? आईसी कौन सा व्यू मानता है? मुनिया को स्यू नहीं किया जा सकता, इसको तो हम स्यू करके. ठीक है जी, केसेस दोनों के फेवर में. तो हम कौन सा व्यू मान के चलेंगे मेरे लाल? श्योरिटी कैन बी स्यूड दो मुनिया कैन नॉट बी. सिंपल, आसान था. लॉजिक क्लियर है? लॉजिक का नाम आईसी है. अरे सही है, उन्होंने जिस केस को फेवर किया हम भी वही करेंगे. आइए, पीडी इज इनकम्पिटेंट. एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम. किसकी एक्सेप्शन? 128 में क्या एक्सेप्शन? मतलब when principal debtor is not liable but the surety is liable. Principal debtor is incompetent to contract or adjudged insolvent. दिवालिया, हैप्पी दिवाली होगी. और डेट बिकम टाइम बार्ड. डिफरेंशिएट कर लेना बेटा. गारंटी कैन नॉट बी गिवन फॉर अ टाइम बार्ड डेट. सही है. तो एक्सेप्शन 2 ही है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2. ये तो गारंटी ही वैलिड नहीं है. अब आगे चलते हैं सर. कमेंसेस ऑन डिफॉल्ट, ये गारंटी शुरू कब होती है? भाई साहब लायबिलिटी क्या थी श्योरिटी की? कल मैंने बताया था. क्या प्रिंसिपल डेटर को डायरेक्टली स्यू किया जा सकता है क्रेडिटर के द्वारा? यस सर. लोन की किस्त किससे मांगेगा? प्रिंसिपल डेटर से. तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी. कंडीशनल होती है अनकंडीशनल? अनकंडीशनल सर. तुम पहले सोचोगे कि फोन करना? नहीं, जैसे किस्त ड्यू है मैं फोन कर दूंगा. अब श्योरिटी की लायबिलिटी कब है? जब डिफॉल्ट करेगा. पहले तो ये कंडीशन बन गई. कौन डिफॉल्ट करेगा? प्रिंसिपल डेटर. और लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी. ऐसा तो नहीं तुम गारंटी दे के फोन आ गया बैंक से, हाँ जी किस्त ड्यू. करे भाई प्रिंसिपल डेटर से तो पूछ ले. सही है. तो यहां पर लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल. और सिर्फ कब राइज होगी? पीडी का डिफॉल्ट हुआ, यही इसकी क्या है? कंडीशन. क्रेडिटर की रेमेडी. रेमेडी मतलब रेमेडी समझते हो? जो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं. क्रेडिटर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सोचो जरा. क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर ने कुछ सिक्योरिटीज रखी होंगी, हाँ कि ना? तो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर ने दी थी कुछ सिक्योरिटी. क्रेडिटर के पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा? या तो वो इन सिक्योरिटीज को डिस्चार्ज कर दे, या प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस फाइल कर दे, या फिर श्योरिटी के ऊपर केस फाइल कर दे. सर क्या वो किसी सीरियल ऑर्डर में ये ऑप्शन डिसाइड करेगा? नो, उसकी मर्जी है. चाहे पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे, चाहे पहले ये करे, चाहे पहले ये करे. हाँ, पहले एक बार इससे पैसे मांगता जरूर है. सही है.
नहीं देता तो उसकी मर्जी है, चाहे वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू करे, चाहे वो सिक्योरिटीज को रिलीज कर दे, चाहे वो श्योरिटी को स्यू कर ले। क्लियर टू ऑल? चलिए कहानी खत्म। अब ये भी पेपर में क्वेश्चन पाया जाता है 3 से 4 नंबर का। एक और कहानी सुनना, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 नंबर में भी आते हैं, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से 4 में 5 में भी आते हैं। बच्चा नंबर देखकर लेंथ लिखेगा, ये हमारा बीकॉम का एग्जाम नहीं। जो आंसर बनता है मैं उतना ही लिखूंगा। 3 नंबर के लिए ना बच्चा सिर्फ ये लिख के आ रहा है। कई बार सजेस्टेड में भी इतना ही आंसर देके कहानी खत्म कर देता है। मैं कहता हूँ नहीं, 4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्योरिटी की लायबिलिटी पहला पॉइंट क्या है? कोएक्सेंस। दूसरा सेकेंडरी और कंडीशनल क्रेडिटर, चाहे तो श्योरिटी को डायरेक्टली स्यू कर सकता है। और चौथा पॉइंट एक्सेप्शंस, कुछ केसेस में श्योरिटी अकेला लायबल हो जाता है, चाहे हमने बोला कि लायबिलिटी क्या है, को एक्सटेंसिव। समझ आ गया कुछ कुछ? चलिए बढ़िया। अब टाइप्स ऑफ गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटी को बिल्कुल आएगा जी। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इंसॉल्वेंसी भी आती है, उसमें अनसाउंड माइंड भी आता है, उसमें माइनर भी आता है। ठीक, वो बेस सेम। अब टाइप्स ऑफ गारंटी के ऊपर आते हैं बेटा, कौन कौन सी तरह की, कौन कौन सी प्रकार की गारंटी है। 2 ही तरह की गारंटी को हम जज करते हैं, और गारंटी को जज करने के लिए हमने एक बेसिस रखा, ट्रांजैक्शंस। तुम एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दे रहे हो, वो है स्पेसिफिक गारंटी। तो भाई साहब ये वाली ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी है, तुम बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दे रहे हो, कंटिन्यूइंग है। अमाउंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। क्लियर टू ऑल? अमाउंट के बेसिस पर हमने गारंटी को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा, टाइम के बेसिस पर भी हमने गारंटी को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा। क्लियर है? तुम कह रहे हो गारंटी 1 महीने की है, 6 महीने की, अनलिमिटेड है। नो, हमने किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया? ट्रांजैक्शंस, आइदर स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। स्पेसिफिक मतलब एक ट्रांजैक्शन की, आपने आज अपने दोस्त को कैंटीन में, पार्टी थी, अपने खाते में से पार्टी करवा दी कि भाई साहब इससे पैसे ले लेना, जिम्मेवारी मेरी है। कौन सी गारंटी बेटा? कुछ दोस्त ऐसा आया, कुछ समय ऐसा आया, तुमने कहा नहीं, इसकी तो हमेशा की गारंटी मेरी ही है। कौन सी गारंटी बेटा? कंटेंट। सही है। अब जब तुमने एक पार्टी करवाई थी, S1, S1 ने किसको? कैंटीन वाले भाई साहब को गारंटी दे दी। पार्टी किसकी बेटा? S2 की। पार्टी किसकी? S2 की। अब बेटा सिर्फ एक पार्टी के लिए तो कौन सी गारंटी? शाबाश, स्पेसिफिक। अब इसको जरा सोचने की कोशिश करना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। S2 अगर कैंटीन वाले को पैसे दे देता, गारंटी खत्म। हाँ कि ना? S2 पैसे नहीं देता, कैंटीन वाला किसको स्यू कर सकता है? पार्टी के बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, पार्टी के बाद। समझ पा रहे हो? भाई साहब तेरी पार्टी में मुझे समोसे नहीं मिले, मैं गारंटी देके बैठा हूं, तो सर क्या ये इस गारंटी को विड्रॉ कर सकता है? कैंटीन वाले को बोले भाई साहब इसकी पार्टी के पैसे आप देखो, ये देखे, पॉसिबल है? लगाएगा चम्मा, अबे तेरे मुंह पे मैंने पैसे दिए, अब तू मुंह कर रहा है। दूसरा, अगर पार्टी से पहले ही, पार्टी से पहले ही लड़ाई हो गई, क्लियर, तो क्या S1 इस गारंटी को विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल सही है। तो मतलब जो स्पेसिफिक गारंटी होती है उसका एक जनरल रूल है, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। MCQ आता है ना, जनरल रूल क्या है? इट कैन नॉट बी विड्रॉन। लेकिन अगर अगर अभी लायबिलिटी इंकर ही नहीं हुई, गारंटी कैन बी विड्रॉन। क्लियर? अच्छा उसके बाद सर सब कुछ सही रहा, S2 ने पेमेंट कर दी, S2 ने फिर से पार्टी 2 करी, क्लियर है? कहता ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सही है भाई साहब? अब कैंटीन वाले ने फिर से उधार दे दिया। अब बोलो बेटा, क्या S1 इस पार्टी के लिए लायबल है कि नहीं? यानी एक ट्रांजैक्शन के लिए मैंने गारंटी दी है, उसके बाद मैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं।
किलोग्राम केस है इसका, 1 किलो का केस है, केस का नाम के वर्सेस ग्रूव्स, के वर्सेस ग्रूव्स, याद रखने का शॉर्टकट किलोग्राम। अब इसका सेक्शन है कोई ना, सेक्शन नहीं था तो इसके पल्ले हमने क्या बांध दिया, केस। इसके बाद आई मेरे पास कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कौन सी गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, S1 S2 फिर कैंटीन। अब बोलो बेटा S2 क्लियर, कहता है इसके लिए तो अपनी पूरी गारंटी, कोई चक्कर नहीं, जो भी था आई डोंट नो, समझ पा रहे हो, पार्टी हो रही, पार्टी हो रही, पार्टी हो रही भाई, सब सभी पार्टीज के लिए क्या S1 लायबल है कि नहीं, यस। अब कल को तीसरी पार्टी के बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, क्या S1 तीसरी पार्टी के बाद अपनी गारंटी विड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। इन तीन पार्टीज की जो अमाउंट बनी ड्यू, क्या उसके लिए S1 लायबल है, अगर S2 डिफॉल्ट करता है तो लायबल है, यस। मतलब कॉन्टिन्यू, ये कौन सी गारंटी थी, कॉन्टिन्यू, जो कॉन्टिन्यू गारंटी है इट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, नॉट फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन, सिंपल एज दैट, हाँ के ना। ये तो कैसे इसने किया, नोटिस से, कैसे विड्रॉ किया, नोटिस से, पहले गारंटी दी, सेक्शन कौन सा 129, फिर विड्रॉ कर ली कैसे, नोटिस से। दूसरी ऑप्शन विड्रॉ करने की क्या है, डेथ, दूसरी ऑप्शन विड्रॉ करने की क्या है, डेथ। S1 फ्लाई कर गया, फ्लाई समझते हैं ना, मर गया, क्लियर है। तो अगर S1 मर गया भाई साहब, इसमें खास बात पता है क्या है, चाहे कैंटीन वाले को पता है चाहे नहीं पता, इधर ये 10 तारीख को फ्लाई कर गया, 11 को फिर से पार्टी हो रही है तो भाई साहब 11 वाली पार्टी के लिए क्या S1 की एस्टेट, एस्टेट समझते हो जो पीछे प्रॉपर्टी वगैरह छोड़कर गया, क्या वो लायबल है, नो सर। लेकिन ये जो तीन पार्टीज हो चुकी हैं इनके लिए क्या S1 की एस्टेट लायबल है आफ्टर द डेथ, यस, सिंपल एज दैट। तो गारंटी के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एमसीक्यू, दिमाग में एक ही चीज रखना, कैन गारंटी बी विड्रॉन, यस, कोई भी गारंटी विड्रॉ हो सकती है एमसीक्यू के लिए, अगर उसके बेसिस पर लायबिलिटी इंकर नहीं हो, लायबिलिटी होगी तो वो विड्रॉ नहीं हो सकता, कहानी खत्म, डन। चलिए खेलने का काम करते हैं, इस पर एमसीक्यूज भी आते हैं हमारे पास और केस स्टडीज भी आती हैं। केस स्टडीज किसमें से आएंगी, नोटिस वाले में से। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी का कोई सेक्शन है, नो सर। पहले स्पेसिफिक पढ़ते हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल डेट और अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी कब खत्म होगी, या तो परफॉर्मेंस होगी या पेमेंट होगी। विड्रॉल ऑफ गारंटी से, नो सर। क्या ये गारंटी विड्रॉ हो सकती है, नहीं, जनरल रूल। लेकिन अगर लायबिलिटी इंकर नहीं हुई तो विड्रॉ हो सकती है, यस। इफ, इसमें स्टार डाल के, इफ लायबिलिटी हैज नॉट येट बीन इंकर्ड, सच गारंटी कैन बी विड्रॉन। Such guarantee can be withdrawn, सही है। उसके बाद केस लॉ का नाम, किलोग्राम, के वर्सेस ग्रुप्स। Surety is liable only for the transaction for which guarantee was given, not for the transaction entered afterwards. अब आते हैं किस पर, कंटिन्यूइंग गारंटी पर। A guarantee which extend to series of, ये जो ब्रैकेट में ये क्या है मेरे लाल, बेयर है, क्लियर। A guarantee which extends to series of transaction. Liability surety की कब खत्म हो जाएगी, surety is liable for unpaid balance at the end of guarantee. Liability of surety ends on, same बात, कब खत्म होगी बेटा, जब परफॉर्मेंस होगी, डेट डिस्चार्ज होगा, या फिर विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल ऑफ गारंटी में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, पास्ट के लिए नहीं होगा, सही है। चलिए उसके बाद 130 गारंटी विड्रॉ कर ली, कैसे, बाय
नोटिस, नोटिस मतलब इंफॉर्म करना, आइदर ओरली और इन राइटिंग. The continuing may be revoked any time by the surety as to future transaction by notice to creditor. आसान था, डायरेक्ट याद हो गया. बोल दो बेटा, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी जल्दी से. The continuing guarantee may be revoked any time as to future transaction by giving notice to the creditor. 131 क्या होगी? डेथ. पहले गारंटी कैसे रिवोक कर रहे हो? पहले नोटिस हो रहा है, पहले डेथ हो रही है? पहले नोटिस. याद रखने का तरीका है पहले नोटिस फिर डेथ, क्योंकि डेथ के बाद नोटिस नहीं दे पाएगा ना. सपने में थोड़ी आएगा भाई साहब विड्रॉ कर लो. डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज मतलब इक्वल टू, हाँ के ना. डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज revocation of continuing guarantee as to future transaction already taken place. Surety estate is liable. Transaction after death not liable, though creditor not aware of death. पता है चाहे नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Note, guarantee can also be discharged by making a fresh contract. उसको क्या बोलते हैं हम? नोवेज. नया कॉन्ट्रैक्ट बना के भी ये कहानी खत्म हो सकती है. बिटवीन सेम पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज, कंसिडरेशन बीइंग म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब आते हैं 132. बत्ती समझते हो? पंजाबी में बत्ती हम बोलते हैं ये दिमाग में लाइट्स को. ठीक, ओके. बोलते दिमाग की बत्ती जला लो बेटा. सेक्शन थोड़ा टेढ़ा है, मोस्टली बच्चों को पता नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली पूछा जाता है. इसमें से केस स्टडी कम ही बनती है क्या? लायबिलिटी ऑफ टू डेटर्स. डेटर कौन है? जिसने पैसा देने के लिए देने. लायबिलिटी ऑफ टू डेटर्स टुवर्ड्स द क्रेडिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन देम. वैसे तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आसान है ना. 3 लोग हैं, एक में मेन कॉन्ट्रैक्ट है, एक में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, एक में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है. दिक्कत कहां पर है? S1 S2 क्रेडिटर. S1 कौन है? स्टूडेंट 1. S2 स्टूडेंट 2. ये थोड़ा भोलू नेचर का है, ठीक. ये थोड़ा चालू नेचर का है. इसको पता है कि अगर मैं डायरेक्टली पैसा मांगने गया मिलेगा? नो सर. चालू नेचर के इसकी गुडविल पता होगी तो पैसा नहीं मिलेगा. इसको शायद क्रेडिटर उधार दे देगा. तो इन्होंने, किसने? S2 ने स्कीम लगा ली. क्या बोला? कह रहा चल यार पैसे लेने चलते. दोनों मिलके इकट्ठे गए. अब जरा ध्यान देना, पैसे लेने के लिए कौन जा रहा है? S1 S2 किसके पास? क्रेडिटर के पास. क्रेडिटर ने उधार भी दे दिया. किसके मुंह को दिया? जरा ध्यान देना. S1 के मुंह को उधार दे दिया. कल को इन दोनों की लायबिलिटी बता दो. अगर अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता, S1 S2 ने क्रेडिटर से पैसा लिया, लायबिलिटी किसकी है? दोनों की. इसमें हम वर्ड्स यूज करते होते हैं लायबिलिटीज जॉइंट और सेवरल और बोथ. बोथ. जॉइंट लायबिलिटी होती है कि दोनों को, सिर्फ दोनों को इकट्ठे ही स्यू किया जा सकता है. केस फाइल होगा S1 और S2 के नाम पर. सेवरल मतलब चाहे तो वो S1 को स्यू कर सकता है, चाहे तो वो S2 को स्यू कर सकता है. सर कौन सी ऑप्शन है उसके पास? दोनों ऑप्शंस हैं. क्लियर? चाहे तो वो किसको स्यू कर सकता है? S1 को, चाहे किसको? S2 को. उधार लेने के बाद या उधार लेने से पहले इन्होंने ना आपस में, जरा ध्यान देना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है. S2 ने बोला भाई साहब तू टेंशन मत ले, मैं ड्यू डेट को पैसे दे दूं. बोलू कहता हाँ ऐसा ही करना. कह रहा मैं पैसे तभी दूंगा अगर तू पैसे समय पर ना दे पाए. गारंटी की धारा किधर को चलती है? S1 से क्रेडिटर की तरफ. अब किधर को चली? S1 से S2 की तरफ. क्या बेटा ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो. नो सर, ये कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये गारंटी किसके बीच हुई? इन दो लोगों के बीच. वॉज क्रेडिटर अ पार्टी टू इट? नो सर. अब इसको इंग्लिश में लिख दिया. लायबिलिटी ऑफ टू डेटर्स टुवर्ड्स द creditor is not affected by
अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन देम। ठीक, चाहे क्रेडिटर को इस बात का पता है चाहे नहीं पता, दो बातें हैं, एक तो नॉलेज होना, एक पार्टी होना। ही इज नॉट अ पार्टी टू इट दो ही मे हैव नॉलेज ऑफ इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। रीड करने का काम करते हैं। लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस, वर्ड्स क्या है? प्राइमरली लायबल, नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम। देम मतलब वो दो लोग लायबल हैं। दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। Two persons contract with each other to undertake a certain liability, and also under a contract with each other that one of them shall be liable on default of another, the third person not being a party to such contract. पार्टी नहीं है, नॉलेज है नहीं है, वो बात इमेटेरियल है। The liability of such two persons to third person under the first contract. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये वाला। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये वाला। This one is your first contract, this one is your second contract. First contract is not affected by the existence of a second contract, although the third person may be aware of its existence. सही। आज कौन कौन से सेक्शन हो गए मेरे लाल? जल्दी से 128, 129, 1 और एक केस भी किया हमने। क्लियर? आसान था। यहां तक की राइटिंग घर से होमवर्क। मिलते हैं ब्रेक के बाद।